अरे भाई क्या हो रहा है, इतना इन मक्खियाँ क्यों किचन में आई हुई हैं? आवाज़ नहीं आ रही। हाँ तो दरवाज़ा क्यों खोला मेरा बच्चा? किचन में मक्खियाँ आ रही है, इंसेक्ट किलर लगाओ ना लाके। इंसेक्ट किलर अस्सलाम लगाओ। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सोचा आज हम किचन पे ही छापा मारें। बहुत अच्छा वक्त ही किया। नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। क्या करें, आपके सामने सारी रूटीन हाँ है। ऐसे ही, यही तो इंस्पिरेशनल स्टोरी लानी है ना हाँ थैंक यू सो ऑडियंस, मच। यही तो देखें कि कैसे मेहनत करते हैं तो फिर कहाँ पहुँचते हैं। ऐसा ही अल्लाह में मेहनत कभी रायगा नहीं होने देता। ऐसे ही फोन मुसलसल बजे जा रहे हैं। क्या करें, मैं तंग गई हूँ। अब बस गालियाँ नहीं निकल रही मेरे मुंह से। अब फिर किचन में खुले बालों के साथ प्लीज खुले बालों में कोई कमेंट मत करिएगा, क्योंकि किचन में सिर्फ शूट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं फाइनली हमें टाइम दे दिया आपने, फाइनली वरना इतनी बिजी थी। हमने सोचा आज हम जाते हैं, आज तो दोनों को जल्दी मिल गया जाएंगे। टाइम। क्या माजरत, मेरी रूटीन आपको पता है बहुत हेक्टिक होती है। एक मुझे ओसीडी है, हर काम खुद करने की बीमारी, और उसमें मैं भूल जाती हूँ अक्सर। मुस्तफ़ा के मैसेज आए हुए होते हैं, उस पर तो यार प्लीज़ कॉल कर लो, मुझे मैसेज का पता नहीं चलता। कैसे लग रहा है नई ब्रांच ओपन करके? यार बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने ना गलत टाइम चूज़ कर लिया। हमने गर्मियों का टाइम चूज़ कर लिया, ऊपर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। हाँ लॉकडाउन होने की वजह से टाइम बहुत शॉर्ट हो गया। एक तो हमारी ओपन होती है 4 बजे, 4 से लेके 10 बजे तक बंदा क्या ही सेल करेगा। प्लीज़ हमारी गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि प्लीज़ बिजनेस वालों के लिए उन पर रहम करें, इस तरह के लॉकडाउन ना पोस्ट किया करें। सीरियसली मेरा खुद यही मैसेज है कि आपने अगर लॉकडाउन करना है तो उसको प्रॉपरली करें। ऑफिस को भी 5 बजे क्लोज करें ताकि ऑफिस वालों को टाइम मिल सके बाहर आके खाने पीने का, शॉपिंग करने का। ऑफिस वाले टाइम वही रात 8-9 बजे तक जा रहे हैं, वो बेचारे निकलें कब और वो शॉपिंग कब करें और फिर वो खाना खाने कब आएँ। तो सफ़र कौन कर रहे हैं, इवेंचुअली हम करें। इट्स अ वेरी गुड स्टेप टू टेक दैट इनिशिएटिव कि हाँ लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन फिर हर डिपार्टमेंट के ऊपर होना चाहिए। बैंकर बेचारा 5:30 बैंक तो क्लोज कर देता है, लेकिन निकलता वो 6:30-7 बजे है वहाँ से। जब 6:30-7 बजे निकलेगा, उसको घर जाते जाते आधा घंटा लगेगा, क्योंकि वो घंटा लग रहा है। तो उनको ना शॉपिंग का टाइम मिल रहा है, ना खाने का मिल रहा है। एंड प्लीज़, हम बहुत सफ़र कर रहे हैं मैम, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, लेकिन प्लीज़ हम फूड इंडस्ट्री बहुत सफ़र कर रहे हैं। यकीन माने बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन हम लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और जब हम नहीं कमा पा रहे तो वो हमारे लिए एक डिमोटिवेशन है कि हम अपने बिजनेस को कैसे रन करें। हमने इतनी मेहनत की, इतने पैसे इसमें इंजेक्ट किए, इतनी हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स होती हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरीज निकलनी होती है यहाँ से, एंड एवरी मंथ वी हैव टू स्ट्रगल। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस एंड वेरी चैलेंजिंग एज वेल। कितना मुश्किल है किसी औरत के लिए ऐसी इंडस्ट्री को रन करना अलोन। ओ माय गॉड, दुखती रग में हाथ रखे आज। सबसे पहले मैंने कहा स्टार्ट ही मुश्किल से करते हैं। बहुत मुश्किल है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि हमें अथॉरिटीज़ में मसला होता है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डील करने में मसला होता है। एक्चुअली वहाँ पे बहुत इजी है हमारे लिए। बीइंग अ फीमेल हम लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है। मैंने खुद पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं जब भी किसी डिपार्टमेंट में गई हूँ, आपने सीडीए जाना है, फूड अथॉरिटी जाना है, अक्सर मुझे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे कोई ना कोई बंदा उनको कहता है कि मैम आप बस हमें टेक्स्ट कर दें या व्हाट्सएप कर दें और आपका काम हो जाएगा। और वल्लाही इट्स बीन 6 years in the industry, in my own business. I've not been to any office once. Literally not been to any office once. I don't know वो कौन सी फीमेल्स हैं जो बोलती हैं, होती होगी मुश्किल, मैं नहीं कहती नहीं होती, लेकिन डिपार्टमेंट्स में मुझे कभी मुश्किल नहीं हुआ। हाँ, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत हैं। एक तो ये नहीं समझ आता कि हम अपनी मेल कम्युनिटी को कैसे डील करें। आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। कोई आपको प्राइड से देखता है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट से देखता है कि यार ये क्या पेंट शर्ट पहन के काम पे लगी हुई है। अच्छा लड़की शेफ़ भी हो सकती है, नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। और अच्छा आप कंसल्टेंट भी हैं, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। और फिर लाइक क्या ही बोले बंदा कि एक खामखा की जेलसी जो है ना, बगैर कुछ किए 10 लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, 2 लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, 3 लोग एक्सपायर हो रहे हैं, लेकिन फैक्टर किसका ज़्यादा है? जेलस होने वालों का, जिनका हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन क्योंकि वो एज अ मेल खुद वो नहीं कर पा रहे, तो वो हमें उन चीज़ों में बहुत डीमोटिवेट भी कर रहे हैं, डिमीन भी कर रहे हैं। एंड दैट आई फील के इट्स नॉट
राइट। लेकिन आप जैसे लोगों को देख के लोग इंस्पायर भी होते हैं ना कि आप कर सकती हैं, हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसा ही सब कर सकते हैं। सब पता है कर आज मैं एक्चुअली क्वार्टर में जब लेक्चर दे रही थी तो आई वाज टीचिंग देम मास्लो हायरार्की। तो मास्लो हायरार्की में ना अगर आपकी फर्स्ट 3 नीड्स पूरी हैं तो आपकी सेल्फ एस्टीम और आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बूस्ट होती है, जिसमें आपकी फिजियोलॉजिकल नीड है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, फिर आपकी फीलिंग ऑफ लव है। तो वो तीनों हमें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि हमारे अराउंड सराउंडिंग में ना सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है। एंड मैं लिटरली उनको ब्रूसी की एग्जांपल दे रही थी कि ही वाज डूइंग नथिंग, ही वाज जस्ट यूटिलाइजिंग हिज माइंड माइंड। in his full capacity and he was doing wonders. Although he died very young, but he is an inspiration for me. तो ज़रूरी नहीं कि मेरा इंस्पिरेशन कोई शेफ़ ही होगा या कोई एक औरत ही होगी। देर आर मैनी फैक्टर्स जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं। मतलब 8-8 ईंटों को एक उंगली रखते ही तोड़ देना, मैं तो आई विश के मेरे अंदर वो आ सके। तो फूड से कनेक्टिविटी कैसे रही? फूड से कनेक्टिविटी तो पैदा होती हो जाती है। एक फीमेल, हमने किचन में काम करना है, मदर्स को हेल्प कर रहे होते हैं, बड़ी बहनों को हेल्प कर रहे होते हैं, शादी होती है तो मियाँ के लिए खाने बना रहे होते हैं, बच्चों के लिए बना रहे होते हैं। मुझे एक्चुअली, मैं अगर आपको सही बताऊँ तो आई हेट कुकिंग, लिटरली हेट कुकिंग। मुझे अगर आप ये कहना कि सारा जाओ अपने लिए कुछ बना लो, मैं कहूँगी यार रहने दो, मैं भूखी ठीक हूँ, मैं एक कप चाय बना लूँगी। और मेरे घर में लिटरली जो मेरे हस्बैंड चाय ना होते तो मेरे घर में सिर्फ चाय का सामान होता है या दाल चावल होता है और कोई ग्रोसरी नहीं होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 5 or 6 years old। और अम्मा जिस तरीके से, इट्स अ ओल्ड स्टोरी, सैड स्टोरी, बट इट्स वेरी वेरी मच मोटिवेशन फॉर मी कि मैंने उनको जिस तरीके से काम करते हुए देखा कि हम लोग एकदम इस स्टैंडर्ड से एकदम से ज़मीन पे आ गए। और मेरी अम्मा सारा दिन कपड़े सीती थी, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं कुछ ना करती रहूँ, उनका हाथ बटाती रहूँ। और किचन में और कुछ नहीं समझ आता था तो मैं सफाइयाँ कर रही होती थी। फिर अम्मा के साथ चाय पीना, मुझे चाय की आदत अपनी अम्मा के साथ ही पीने में स्टार्ट हुई। तो अम्मा की चाय एक बिल्कुल परफेक्शन होनी चाहिए होती थी उसमें, कि इतनी पकी हुई हो, इतना पानी उबला हुआ हो। तो वो करते 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 थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ लिक्विड चीज़ों की तरफ ओनली। देन आई मूव टू USA। वहाँ पे मामू का स्टोर था, 7-Eleven स्टोर, उसमें एक छोटा सा कुकिंग का सेक्शन भी होता है। सो हम सबकी बारी होती थी कि हमने वहाँ पे अपनी शिफ्ट्स करनी है। सॉर्ट ऑफ पॉकेट मनी का लालच होता था हमें कि काम करोगे तो मिल जाएगी भाई। और अय्याशी के लिए पॉकेट मनी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे फूड के साथ कनेक्ट हो गई। फिर मैं वापस पाकिस्तान आई, कुछ 4-5 years का गैप आया बीच में। आई वेंट इनटू स्पोर्ट्स, आई प्लेड हॉकी ऑन अ नेशनल लेवल। हाँ, ये बड़ी एक जो है ना बड़ी एक मज़े की बात है। हाँ, कि देखिए एक जो आर्टिस्ट होता है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स, कहीं ना कहीं सिंगिंग, कहीं ना कहीं राइटिंग, कहीं ना कहीं छुपी होती है। अच्छा, मेरा एक्चुअली शुरू से जो सब्जेक्ट था वो फाइन आर्ट्स था, तो एक आर्टिस्ट तो था शुरू से अंदर। फिर जब स्पोर्ट्स में आई और एक OCD की आदत, अपनी अम्मा को देखा, अब्बा को देखा, वो बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, बहन को देखा, वो बहुत परफेक्शनिस्ट है, तो वो एक चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ गई कि मुझे हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। और जो शुरू कर लिया उसको छोड़ना नहीं, इंटरेस्ट है या नहीं है उसको बस करना है और एंड करके छोड़ना है। तो वो उन हॉकी का एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा? ओह, इट वाज अमेजिंग। ऑल्दो मेरी फैमिली को तब पता चला जब मैं नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई। लेकिन बहुत अमेजिंग, मतलब एक जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरे में बूस्ट हुआ, जो मुझे पब्लिक डीलिंग आई बचपन में, वो डेफिनेटली प्लेइंग अमंग सो मैनी एक्सपर्ट फीमेल्स जो कि अपने घरों से आई डोंट नो क्या क्या चैलेंजेस फेस करके आए हुए थे। मैं तो एक प्रिविलेज फैमिली से हूँ। हाँ, फादर की डेथ हुई, फाइनेंशियली लो थे, लेकिन फैमिली की सपोर्ट शुरू से रही है। मामूओं की सपोर्ट, खालाओं की सपोर्ट, फूफों की सपोर्ट, मतलब आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जो बहुत कनेक्टेड है आपस में। तो हर कोई मोटिवेट करता था, अच्छा ये चलो ये करना है ये कर लो, ये करना है ये कर लो। कभी किसी चीज़ से रोका टोका नहीं। हर डिसीजन को उन्होंने सिवाय बिजनेस करने के सपोर्ट किया। इवन आई रिमेंबर कि जब मैंने लंदन का प्लान किया तो मैंने किसी को नहीं बताया था। मुझे ये था कि मुझे परमिशन नहीं देंगे कि अकेली कहाँ जा रही हो। अमेरिका में तो चलो मामू थे, खाले, तो मैंने बगैर बताए वीज़ा अप्लाई कर दिया। एंड सीक्रेट है लेकिन ऑल माई डॉक्यूमेंट्स वर फेक, ओनली एडमिशन लेटर ओरिजिनल था और बाकी सब डॉक्यूमेंट फेक थे। इवन माई बैंक स्टेटमेंट वॉज फेक। मतलब लोगों को लग रहा होगा कि मैं लंबी लंबी छोड़ रही हूँ, बट ये हकीकत है। और मेरे से जब वीज़ा ऑफिसर ने पूछा ना कि आपका इस बैंक स्टेटमेंट से क्या लेना देना है, ये तो किसी फैक्ट्री की स्टेटमेंट है,
एंड आई वाज लाइक कि जो ऑनर है ना वो मेरा फियांसी है और ये मेरी नानी अम्मी की रिंग है, ये मेरे इस हाथ में होती थी। मैंने फ़ौरन नीचे से उतार के इसमें डाली, मैंने कहा देखिए एंगेजमेंट हुई है। एंड ही वाज लाइक कि एंगेजमेंट है तो प्रूफ दिखाओ। मैंने कहा यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं होता, यही प्रूफ है। इन मजे की बात, उन्होंने वेरीफाई करने के लिए अम्मा को कॉल की और अम्मा को तब शौक लगा। पहली दफ़ा उनको पता चला कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और वो जाए नमाज पे बैठी थी, ऑफिसर को कहती है भाई तुमने देना है वीज़ा तो दे दो, वापस नहीं आने वाली है। बट अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत में जाना लिखा था, वीज़ा मिल गया। सो वहाँ से फिर मैं लंदन गई। दोबारा मेरी जो जॉब स्टार्ट हुई वो फूड से स्टार्ट हुई। आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन टू होल फूड्स मार्केट। ओके। इट्स ऑर्गेनिक फूड स्टोर, वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनिक फूड स्टोर, अमेरिकन ब्रांड है। वहाँ पे जब हम स्टोर कहते हैं तो इट्स लाइक अ बिग 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 शॉपिंग और ये मॉल। कौन सा सन की बात है? दैट इज़ 2005-6। तो पाकिस्तान में तो इतना ऑर्गेनिक चीज़ों का उस वक्त तक इतना बहुत ज़्यादा नहीं था पाकिस्तान ना, में कॉमन ऑर्गेनिक था लेकिन अवेयरनेस नहीं थी और अवेलेबिलिटी भी नहीं, अवेलेबिलिटी थी उस टाइम पे, लेकिन स्मार्ट लेवल पे नहीं थी। हाँ स्मार्ट लेवल पे नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। हम लोग अपने गांव से जो सब्जियां खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक ही मिलती थी हमें, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन होल फूड्स मार्केट आई जॉइंड एज अ कैशियर और बस अल्लाह में हमें साथ देना होता है। तो वहाँ पे 3 मंथ्स के बाद मेरी जो सुपरवाइज़र थी शी गॉट सिक, उसका आई थिंक मिस कैरिज और समथिंग लाइक दैट, तो शी रिज़ाइंड और पोस्ट आई। तो कंपनी का रूल था कि 6 मंथ से पहले वो किसी को भी प्रमोट नहीं करते थे। तो मैंने जस्ट ऐसी बाय द वे अप्लाई कर दिया। मैंने कहा देखते हैं, रिफ्यूज़ हो गया तो रिफ्यूज़ हो गया। एंड दे वर वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस एज अ कैशियर ना। मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, तो मेरा स्ट्रेट अवे उसमें उन्होंने हायर कर लिया। आई मीन दे वेंट अगेंस्ट द कंपनी रूल, उन्होंने हेड ऑफिस से परमिशन ली और मुझे सुपरवाइज़र बना दिया। लकीली बीइंग अ सुपरवाइज़र, मतलब बीइंग इन द रोल ऑफ सुपरवाइज़र, 2 मंथ्स के बाद हमारे स्टोर मैनेजर और टीम लीडर ने, हमारा जो डिपार्टमेंट टीम लीडर था उसकी वाइफ का कोई इशू हुआ तो ही हैड टू मूव टू बैक हिज कंट्री। उसने भी रिज़ाइन कर दिया। मैंने कहा फिर किस्मत आजमाते हैं, डाल देते हैं सीवी दोबारा से। तो सीवी दी, उन्होंने कहा ओके गुड, हायर्ड, इंटरव्यू किए, टेस्ट्स लिए और हायर कर लिया। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा मैं 6 महीने में टीम लीडर हो गई हूँ। और फिर मुझे लगा कि मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब तो मुझे सब कुछ सीखना चाहिए। तो सिर्फ कैशियर नहीं मैंने सीखा, मैंने ग्रॉसरी का भी सीखा, उसमें प्रोड्यूस भी था, ग्रॉसरी भी थी, कुकिंग भी थी। मैंने हर चीज़ सीखना शुरू की। मैं हर डिपार्टमेंट में जाके खड़ी होती थी। आई रिमेंबर हमारे नेचुरल रेमेडीज़ के थे मार्क, अल्लाह में उनको सेहत दे, इज़ बीन वेरी सिक इन पास्ट फ्यू डेज। ही टॉट मी अबाउट नेचुरल रेमेडीज़। फिर हमारा ग्रॉसरी का सेक्शन होता था, मैं जाके उधर खड़ी हो जाती थी फारिग टाइम में, उसके बारे में सीखती थी। और फिर हम लोगों का एक कल्चर था होल फूड्स का कि हमारे जो स्टाफ आता था सुबह, वो बहुत जल्दी आता था। 3 बजे हमारी स्टाफ की एंट्री होती थी। सुबह 3 बजे? सुबह 3 बजे, क्योंकि हमारी जितनी भी डिमांड आनी होती थी, ऑर्डर्स हमारे होते थे, वो हम लोग खुद ही स्टैकिंग करते होते थे, उसका इन्वेंट्री काउंट। और हर स्टोर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, अपने टीम लीडर की, स्टोर लीडर की, कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करें। तो बीइंग ए स्टोर लीडर मुझे 3 o'clock वहाँ पे पहुँचना होता था। और हमारा कल्चर था कि हर डिपार्टमेंट का लीडर जो है वो एक दिन ब्रेकफास्ट बनाता होता था। तो जितना भी बचा खुचा आइटम होता था जो एक्सपायर हो रहा होता था, हम उसको यूटिलाइज़ करके और कुछ ना कुछ अपने लिए नाश्ता बनाते थे। साथ में हमारे सुबह सुबह वहाँ से हॉर्सेस गुजरते थे, फोर्सेस के ना। अच्छा। उसके ऊपर पुलिस होती थी और वो पूरा चक्कर लगाते होते थे। हमने उनको भी कॉफ़ीज़ देनी, उनको भी हमने रैप्स और चीज़ें बना के देनी और खुद भी खानी। तो उन्होंने देखा कि हाथ में टेस्ट बहुत है। उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप फ्रंट की तो कैशियर डिपार्टमेंट की तो टीम लीडर हैं, क्या आप इसको भी सुपरवाइज़ करना चाहेंगी इन योर स्पेयर टाइम? मैंने कहा ओके ठीक है, कर लेते हैं। और वो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि आई वांटेड टू लर्न, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू अर्न द मनी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दे वर पेइंग मी वेरी गुड एज अ टीम लीडर। फिर मेरी किस्मत अच्छी या किस्मत ख़राब या आई डोंट नो, मेरे स्टोर लीडर को शिफ्ट होना पड़ा दूसरी ब्रांच में। शी गॉट प्रमोटेड, शी वॉज अ मुस्लिम लेडी आयशा। उसको प्रमोट होना पड़ा दूसरी ब्रांच में। तो मुझे कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि हम आपको एक्टिंग स्टोर लीडर बना रहे हैं कैम्पटन टाउन का। अच्छा। मैंने कहा अच्छा एक्टिंग स्टोर लीडर। उस टाइम पे ना अकाउंट्स का पता था, ना पता था P&L क्या होता है, मतलब कुछ भी नहीं पता था। आई वेंट देयर, डिड माई ट्रेनिंग, लर्नड। और मैं मशहूर थी कि मैं हर कंपटीशन विन करती होती थी। हमारे सेल्स कंपटीशन होते थे। तो और कंपटीशन का जो
प्राइस मिलता था ना वो ये होता था कि जिस प्रोडक्ट को compete कर रहे हैं ना हम बेच रहे हैं वो हमें एक मिलती होती थी घर के लिए, और होल फूड्स बहुत महंगा स्टोर है, तो मुझे ये लालच होती थी कि यार विन करो फ्राई पैन घर ले जाएंगे, विन करो जूसर घर चला जाएगा, विन करो ये घर चला जाएगा, और मेरी कोशिश होती थी कि मैं 3 विन करूँ एटलीस्ट, क्योंकि एक अम्मा के लिए लेना, एक बहन के लिए लेना, एक अपने लिए आपने मुझे लेना। कहा था जब मैंने वो प्रैक्टिकल में अपने विन किया था, तो मैं कहते हैं ये चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। Oh, yes, और exactly. वाकई में और कभी इंशाल्लाह आप घर आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर की जो 90% मशीनरी है, कटलरी, क्रॉकरी है, वो मैंने विन की हुई है होल फूड्स मार्केट से। तो मुझे एट वन पॉइंट उन्होंने बैन कर दिया था कि आपने किसी कंपटीशन में नहीं आना, क्योंकि आप किसी और को जीतने नहीं देती है। मेरे पास लिटरली शील्ड पड़ी हुई है जिसके ऊपर उन्होंने डिफरेंट टाइटल लिखे हुए हैं कि विनर ऑफ दिस, और वो सिल्वर की बनी हुई है, एंड हेड ऑफिस सेंड इट टू मी फ्रॉम अमेरिका। तो इट वाज अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे मुझे स्पोर्ट भी नहीं है, मैं अलोन हूँ, मतलब घर वाले हैं, स्पोर्ट है, लेकिन वो जो एक एक सेकंड या एक एक अचीवमेंट आपकी शेयर करता है, कोई उसको सेलिब्रेट करता है, वो मेरे पास नहीं था। वहाँ पे एज अ स्टोर मैनेजर मैंने 4 साल काम किया, फूड वहाँ पे भी कनेक्टेड रही मैं फूड से। उसके बाद मेरी हेड हंटिंग हुई यम ब्रांड के साथ, KFC, पिज़्ज़ा हट को ये लोग डील करते थे। तो यम ब्रांड में आई तो मुझे KFC का भी पूरा सीखना पड़ा, मुझे पिज़्ज़ा हट का भी पूरा सीखना पड़ा, मुझे और भी उनके 3-4 ब्रांड थे फूड उसका भी सीखना वहीं पड़ा। पर ही अमेरिका में, लंदन में। तो आई वाज द यंगेस्ट एरिया मैनेजर ऑफ यंग ब्रांड। 4 साल उनके साथ मैंने काम किया, उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के अंदर मैं एक्टिवली काम कर रही थी। फिर वहाँ से मेरी हेड हंटिंग हुई क्रिस्पी क्रीम डोनट्स के लिए। ओके। और क्रिस्पी क्रीम डोनट्स में भी जो मेरा रोल था वो था सीनियर रिटेल मैनेजर का। सीनियर रिटेल मैनेजर के जितना भी प्रोडक्शन है उसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट होती थी, जितना भी सेल है वो हम लोग जिन जिन जगहों पे करते थे उनसे फीडबैक लेते थे, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट उनके लिए करना, हमारा फंड रेजिंग एक सेक्शन था, फंड रेजिंग के लिए प्रोडक्ट्स बनाना। तो फूड से मैं थ्रू आउट कनेक्टेड रही। आई नेवर हैड द टाइटल ऑफ बीइंग शेफ, बट आई वाज कनेक्टेड थ्रू आउट विद द फूड। और एजुकेशन सेक्टर का कैसा एक्सपीरियंस है? ओह मतलब पढ़ाना एक हॉबी है या मुझे पढ़ाने का भी शौक नहीं था। अच्छा, नहीं था। ये सर हनीफ की मेहरबानी के वो मुझे Kotham have given me many stars in my head, to be honest. Kotham बहुत ही एक प्रोफेशनल तो कहना चाहिए, लेकिन मतलब मुझे बहुत कुछ Kotham से मिला है। अगर मुझे यहाँ पे आज आपने भी पॉडकास्ट में इनवाइट किया है तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ Kotham। मुझे शेफ टाइटल मिला है तो बिकॉज ऑफ Kotham। आई हैव बीन रिकग्नाइज्ड इन द इंडस्ट्री मोर। ऐसे नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी थी, लेकिन जो फेस मुझे Kotham ने दिया वो आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास पहले you deserve actually. You deserve actually. Kotham deserve you. You deserve Kotham. थैंक यू सो मच। बस कोशिश करती हूँ कि जहाँ जाऊँ मेहनत करूँ, क्योंकि मेहनत है जो मेरी रेपुटेशन बिल्ड करेगा, मेरी नज़र में भी और फिर लोगों की नज़र में। मेरे लिए सबसे पहले अपनी नज़र में अपनी अहमियत होना ज़रूरी है, उसके बाद लोगों की नज़रें तो देखा जाएगा। ऐसे ही। नेक्स्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आपके प्रोफाइल पे एक्चुअली इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अमेरिका जाऊँ, यूके जाऊँ, Kotham जाऊँ, नस जाऊँ या गोल्डन क्रस्ट में रुकी रहूँ। देखिए गोल्डन क्रस्ट तो इज़ योर्स ना, आप यहाँ पे तो हमेशा ही रुकी रहेंगी। हाँ, ऐसे ही। लेकिन नस का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, जहाँ मैंने कलनरी एंड हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस किया इन टर्म्स ऑफ आ प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी इंस्टीट्यूट। वहाँ पे मैंने हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस किया नस्ट में। वहाँ पे कलनरी नहीं है, हॉस्पिटैलिटी है। Kotham का लेवल यहाँ पर है, नस्ट का लेवल यहाँ पर है, मतलब पैरेलल चल रहा है। और वहाँ के बच्चों का एक्सपोजर थोड़ा सा इन टर्म्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे कलनरी से रिलेटेड ज़्यादा वो होते हैं या डिप्लोमास कर रहे होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर डिग्री कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी में, तो बहुत अच्छा रहा। हालांकि बीइंग अ शेफ हॉस्पिटैलिटी भी ज़रूरी है ना साथ साथ। यस, हम भी तो सीखते हैं ना सर्विस और हॉस्पिटैलिटी का फ़र्क, जैसे हमें सिखाया जाता है। यस, और Kotham कराता है। Kotham हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 1 वीक और आई थिंक 2 वीक्स कलनरी में देता है। हमने भी किया। और नस्ट में आई थिंक लैब है, यस लैब है वहाँ पे, लेकिन अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि उनका कोई आई थिंक अच्छा वो आई डोंट नो कहना चाहिए या नहीं। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है उधर हॉस्पिटैलिटी। ओह या, अच्छा, जो सुनने वालों को लिए ये भी नई खबर है कि हम नस्ट को जानते हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी भी है और मैम वहाँ पे पढ़ाती है। थैंक यू।
नस्ट में शायद इतनी नहीं है, एड यूनिवर्सिटी में तो मैंने 60 स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है ओके। एक क्लास में। तो 60 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने वो सब्जेक्ट चूज़ किया। तो आई डोंट नो और कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया होगा। तो आई वाज लाइक 60 स्टूडेंट्स को मैंने एयर में पढ़ाया है। नस्ट में मेरी क्लास में स्ट्रेंथ कम थी, 13 थी, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 40 की भी स्ट्रेंथ है, 30 की भी स्ट्रेंथ है। तो येस, इट इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री एंड आई एम सो ग्लैड कि हम अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को वो रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं जो कि बहुत अच्छे से डिज़र्व कर रहा है। बहुत ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा ही देख, है। खाना पकाना एक आर्ट है। हाँ, जैसे एक आर्टिस्ट पेंट कर रहा है, वो कलर डाल रहा है, शेफ़ अपने खाने में टेस्ट कैसे ला रहे हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को। और मज़े की बात है कि सबसे अच्छा टेस्ट उन खानों का आता है जिसमें 2 या 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। तो उनका कम्बिनेशन, उनका टाइमिंग, उनका मेथड, मैरिनेशन टाइम करना है नहीं करना, वो इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाता है कि वो एक परफेक्ट डिश निकलती है। और आप खुद भी तो शेफ़ है ना। आर्टिस्ट मैं भी ये पूछने लगी थी कि कौन सी ऐसी डिश है जो रिलेट करती है आपको, आपके नॉस्टैल्जिक, आपके पास्ट में, आपकी मदर से, कौन सा ऐसा फ्लेवर है जो आपको चाइल्डहुड में लेके जाता है? दाल चावल। दाल चावल मेरे घर में भी वही होते दाल चावल एंड मेरी अम्मा आलू वाले पराठे मेरे से बनवाती होती थी क्योंकि उनको नहीं आते। तो मुझे पराठे बहुत पसंद है। और तो मेरी सेहत देख के लगता नहीं होगा कि मैं पराठे खाती हूँ, लेकिन मैं बहुत पराठे खाती हूँ। और मैं घर में जो बचा हुआ सालन होता था ना, वो मैं पराठों में भर लेती थी, चाहे वो जितना पतला है जितना मोटा है, ठीक है, वो भर के मैं पराठे बना के और सारे घर वालों को खिलाती थी। तो पराठे एंड दाल चावल हमें रीयूज करना बताते हैं ना कुलिनरी में। ट्रू। क्या आपने, और वो देखिए मैं कब आज से कितने साल पहले करती थी। ऐसा ही कितने साल पहले भी मैं बहुत बुढ़ी हूँ, शक्ल पे ना जाना, अच्छी यंग लगती हूँ। है नहीं, बनने का भाषा नहीं भाई हूँ मैं, हाफ सेंचुरी करीब ख़त्म करने वाली हूँ। हमें जो है ना मुझे हमेशा से जो था ना, ये इंस्पायरिंग स्टोरी का था कि मैं अपने मुल्क में, मुझे आपको मैं बताऊँ, मैं जो राइटिंग की स्किल है ना वो तकरीबन 20 साल पहले की है। जब ये बच्चे छोटे छोटे, मुझे 2 घंटे होते थे कि मैंने लिखना है। वाओ। तो मैंने इतनी सारी स्टोरीज, अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई हैं जो आज तक पब्लिश नहीं की। व्हाई नॉट? आज तक पब्लिश नहीं की। अब मैं मुझसे कहती हूँ, कहते हैं पहले कुक बुक पे काम कर ले, फिर इसको भी पब्लिश करते हैं साथ। नहीं, उसका एक और तरीका है ना, यू डोंट हैव टू पब्लिश अ बुक, डू अ वर्बल स्टोरी। हाँ, वर्बल स्टोरी ऑन योर इंस्टाग्राम, ऑन योर यूट्यूब चैनल। बिल्कुल। फिर इसने मुझे कहा, मैंने कहा फिर एक काम करते हैं ना, स्टार्ट इससे करते हैं कि इंस्पायरिंग स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। और कितने सारे लोग हमें इंस्पायर कर रहे हैं। जब से हम पाकिस्तान आए हैं, इतना टैलेंट भरा पड़ा है इस मुल्क में, कसम से कदर नहीं है ना। इतने टैलेंटेड लोग हैं सीरियसली। मैं जब अपने, मेरे पास लड़कियां शेफ़ हैं, बहुत कम जगहों पे लड़कियां शेफ़ रखते हैं लोग। एंड ट्रस्ट में मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। सबा मेरी फेवरेट बच्ची है। हमारी एक और बच्ची है यहाँ पे, जेलम से वो आई है, उसने ज्वाइन किया मुझे। सच एन अमेजिंग शेफ्स। और वो नफासत होती है फीमेल शेफ़ में। मेल के हाथ में टेस्ट बहुत होता है, फीमेल के हाथ में नफासत बहुत होती है, क्योंकि उसको आदत होती है घर को सफाई सुथराई से वो रखने की। तो बहुत टैलेंट है। इतने छोटे छोटे बच्चे। मेरा एक शेफ़ है शहीद, यार वो क्या प्यूरीज बनाता है। अच्छा। उसको आप चीज़ दिखाएं, ही इज़ ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। आप उसको जो चीज़ दिखा दें वो आपको डीकंस्ट्रक्ट करके अगले मिनट में डिटो बना देगा। इज सो टैलेंटेड। फ्लेवर और जो वो सेंस है ना, स्मेल की और टेस्ट की, और आपको जो रिकॉग्नाइज करती है चीज़ें जो आप करते हैं, वो हर एक का बस का बात ही नहीं है ना। सही है, हर एक की बस की बात ही नहीं है। शेफ, बीइंग अ शेफ इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ये लोग शायद समझते होंगे कि बड़ा आसान है। क्रिएटिंग अ फ्लेवर प्लेटर, दैट इज़ अनदर जॉब, बट स्टैंडिंग इन अ किचन, कीपिंग द control on your recipe so you don't waste anything, working in such a hot and tough stressed environment के मतलब ना पूछें। जिन्होंने प्रोफेशनल किचन्स में काम किया हुआ है, they can better tell कि वो कितना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है। और जब आपका रेस्टोरेंट जैम पैक जा रहा हो, बैक टू बैक आपको ऑर्डर निकालने होते हैं ना, उस टाइम आपको सफाई का ख्याल होता है ना, आपको ये ख्याल होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस टाइम में होता है कि बस ऑर्डर टाइम पे कस्टमर को सही चीज़ चली जाए बस। कस्टमर इज फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अस।
अच्छा, अभी अभी आपको फेम कैसा लगता है कि जहाँ जाती है माशाल्लाह इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत? यार फेम किसको अच्छा नहीं लगता, हाँ। जो सीधी बात है, लेकिन समटाइम इट बिकम्स सो इरिटेटिंग कि मैं अभी परसों में गई हूँ डोनर खाने के लिए, भी मैं जगह का नाम नहीं लूँगी। मुझे मेरे पार्टनर ने बोला कि चलो खाते हैं कुछ, क्योंकि हमें 11:30 हो गए थे F8 वाली ब्रांच पे ना। तो पार्टनर ने बोला कि चलते हैं कुछ खाकर आते हैं, भूख लग रही है। मैंने कहा मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, वो बैक टू बैक काम कर रही थी। तो हम लोग डोनर खाने चले गए। एक तरह से तो फेमस होने का फ़ायदा मिला कि उसने कहा कि नहीं मैडम बैठ के खा लें आप, टेक अवे रहने दें। लेकिन उसके बाद सब लाइन से सर पे खड़े हो गए कि मतलब वो बेचारे कर तो तारीफ़ ही रहे थे, लेकिन आई वॉन्टेड टू हैव मी टाइम, आई वॉन्टेड टू इन्जॉय माई डोनर, और मैं वो नहीं कर पा रही थी कि मैं उनको कुछ कहना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑफकोर्स जब एक हम भी किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो हम उसके पीछे हमारा दिल करता है कि उससे बात करें, उसके साथ तस्वीर खिंचवाएं। और जब वो रूड होते हैं तो हम उस टाइम पे ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि शायद वो बेचारे पता नहीं सुबह से क्या कुछ फेस करते आ रहे हैं, इसलिए रूड हो रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, लेकिन सम टाइम इट डज इरिटेट कि आपका जो पर्सनल टाइम होता है ना आपको वो नहीं मिल रहा होता। अब तो मेरे साथ ये भी होता है कि मैं F8 गोल्डन क्रस्ट में बैठी होती हूँ, तो सड़क से लोग गुजरते हैं, वो देखते हैं, फिर वो वापस आते हैं, वो फिर देखते हैं और फिर आगे कहते हैं आपके साथ तस्वीर खिंचवा लें। मैं कहती हूँ मेरा मियाँ मुझे घर से निकाल देगा, इतनी तुम लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हो। अच्छा, F8 वाला जो गोल्डन क्रस्ट है वो तो आपका काफ़ी ओल्ड है ना? Yes. तो ये जो नया G11 वाली ब्रांच है, इस तरह आपने पैडल को भी इंगेज किया, तो ये एक बड़ा अच्छा एक मतलब बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि पैडल आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक? इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, ऑल्दो कि वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू सेल्स ड्यू टू द लॉकडाउन, ड्यू टू द वेदर कंडीशंस। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, लेकिन ये कि कम्बिनेशन अच्छा है। वी आर सेलिंग ऑर्गेनिक एंड हेल्दी फूड, वी आर सेलिंग हेल्दी एक्टिविटीज़, तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। लोग जो भी आते हैं वो पसंद करते हैं। अब तो मुझे अच्छे बड़े बड़े ब्लॉगर्स अप्रोच करते हैं आपकी जगह पे आके हमने शूट करने। और पैडल बहुत अच्छी एक्टिविटी है। यस, ये मैंने खुद उस दिन एक्सपीरियंस किया मियाँ साहब के साथ ही, तो मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा इसमें तो एक्सपर्ट होना चाहिए भाई, क्योंकि आपने तो टूर्नामेंट भी अरेंज करवाया था। तो मुझसे कह रही थी, मैंने कहा मुझे तो अभी उठाना ही नहीं आता, तो मुझे पहले खेलूं तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आए। मेरे तो बच्चे मुझे रात को खड़ा कर लेते हैं कि भाई आए और आके खेलें हमारे साथ, क्योंकि उनको पता है कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं कर नहीं पाती हूँ तो मुझे रात को उधर खड़ा कर लेते हैं, आए पैडल खेलें। फिर मेरे से मुकाबला लगाते हैं। अच्छा, अपनी डाइट को और अपनी स्मार्टनेस को कैसे मैनेज करती हैं इतनी हेक्टिक रूटीन में? स्मार्टनेस तो गॉड गिफ्टेड है, टू बी ऑनेस्ट। मैं इतनी भी गॉड गिफ्टेड नहीं होती जी, कुछ ना कुछ तो नहीं, एक्चुअली गॉड गिफ्टेड है। आई थिंक हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है ना, दैट इज़ नॉट फैट। बहुत कम मोटे लोग हैं मेरी फैमिली में। लेकिन मैंने आपको देखा आप शुगर अवॉइड करती हैं। हाँ, मैं शुगर नहीं खाती, क्योंकि एक तो मियाँ के साथ रहने की वजह से भी हैबिट डेवलप है कि हमारे घर में चीनी होती ही नहीं है। हम बगैर चीनी के जूस, बगैर चीनी के चाय, बगैर चीनी के कॉफ़ी होता है। मीठा खाते हैं, ऐसा नहीं कि मीठा नहीं खाते, लेकिन वंस इन अ वाइल, रेगुलर उसमें नहीं है। कोशिश करते हैं कि हमारा जो डाइट में है वो लंबे शोरबे वाला सालन ना हो, ड्राई मीट, स्टिर फ्राई वेजिटेबल्स, प्रोटीन का इंटेक भी हो जाए और बैलेंस भी हो जाए। क्योंकि मियाँ डॉक्टर है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। मैं तो फिर पेप्सी शेप्सी पी लेती हूँ, वो तो बिल्कुल नो है। वो तो पानी भी गर्म पीता है। हाँ। और कभी मैं बीमार हो जाऊँ तो मुझे कहते गर्म पानी पियो, और मैं मुँह शक्लें बना रही थी यार क्या गर्म पानी पिला रहे हो। और उसका तो ट्रीटमेंट भी ये है, हालांकि खुद माशाल्लाह डॉक्टर है। हाँ। बट अगर गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम है, मछली मंगा लो और सूप मंगा लो, पियो। हाँ। बंदा कहता है यार इधर गला ख़राब है, तुम सूप पिला रहे हो। अच्छा, वैसे एक पर्सनल क्वेश्चन, शादी लव मैरिज है? ओह यस, 100% लव मैरिज है। तो यंग जनरेशन के लिए क्या लेसन है कि लव मैरिज इट्स बेस्ट और अरेंज मैरिज इज बेस्ट? एनी मैरिज इज़ बेस्ट। आपको स्पेस देना होता है। सही। वाइफ ने हस्बैंड को स्पेस देना है, हस्बैंड ने वाइफ को स्पेस देना है। हम पता है क्या कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बीवियाँ हमारे मुताबिक बदल जाएं। बीवियाँ कोशिश करती हैं कि शौहर हमारे मुताबिक बदल जाए, जबकि ऐसा नहीं है। एक ह्यूमन है, उसने 22, 25, 30 साल अपनी ज़िंदगी के अपनी नेचर के साथ गुजारे हैं। अपना एक सर्कल है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही अपने आप में रहो, हस्बैंड के मुताबिक कुछ भी करने की कोशिश नहीं करो। आप दोनों को ही एक दूसरे के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना है, लेकिन एक दूसरे की जो इंडिविजुअलिटी है
उसको नहीं वो ख़त्म करना ख़त्म चाहिए, नहीं वो होना बहुत चाहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल। जहाँ पे आप किसी की इंडिविजुअलिटी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ पे आपके क्लैशेस स्टार्ट होते हैं। मतलब मैं तो अपने घर में बच्चा हूँ, मेरे मियाँ जितने मर्जी थके हुए आएँ, मैंने जब घर में एंटर होना है तो मैंने जाके गंदी शक्ल बना लेना है और मैंने सर ऐसे रख देना है कि हाँ मैं बहुत थकी हुई ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस और मैं अगर बैठी हुई हूँ तो मैंने उसका हाथ पकड़ के बैठना है, नो मैटर व्हाट। सो रहा है तो मेरे पाँव उसके, मतलब मुझे आई एम वेरी मच इनटू ना, मतलब वो मैं लवली डबली टाइप बनती हूँ मुझे। कहते हैं कुछ लोग पेरेंट्स के लाडले होते हैं, कुछ अपने हाँ, पार्टनर के लाडले पार्टनर होते के हैं। लाडले होते हैं और मैं अलहमदिल्ला बहुत लाडली हूँ अपनी मियाँ की। वो भी बहुत लाडला है, उसको मैंने बहुत बिगाड़ा हुआ है। जब वो चाइना होता है तो खाना खुद बनाता है, कपड़े खुद धोता है, यहाँ पे आता है तो तौलिया ऐसे फेंकता है, वो चादर ऐसे, और मैं कभी गलती से बेड बना दूँ उठते ही तो उसके भी वो ख़राब करके जाता है, मेरे बाद में करना, अभी ना करो। तो इज़ वेरी सपोर्टिव। यंग लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी एज अच्छी मैरिज चलाने की, क्या मतलब देखिए, सबसे टिप्स बड़ा हैं? और इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप हस्बैंड के माँ बाप को अपना माँ बाप कंसीडर करें और हस्बैंड को बीवी के माँ बाप को अपना माँ बाप कंसीडर करना चाहिए। इस्लाम हमारा ये कहता है कि आपकी बीवी बनकर आ रही है, घर में मलका का, शहज़ादी का उसको टाइटल दिया गया है। कुरान में भी कमी बेशी माफ़, बिल्कुल, टाइटल बिल्कुल, ऐसे ही है कि ऐसे उसको ही, मलकाओं की तरह रखें, ऐसे आप ही। शहज़ादियों की तरह रखें। लेकिन ख़वातीन के लिए ये मैसेज भी साथ है कि शहज़ादी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप बेड के ऊपर बैठ गए, ठीक है? आपने काम करना है, अपने हस्बैंड को उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करें। अगर आपके हस्बैंड को पसंद है कि आप घर में खाना बनाएं, ऑल्दो वो आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है, लेकिन आप वो बनाएंगे तो वो आपका प्यार रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही, उसके माँ बाप को अपने माँ बाप का दर्जा देने से कोई आप उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऐसे माँ ही। बाप की भी बातें बिल्कुल, सुनते हैं जब आप गलत बिल्कुल करते ऐसे हैं। ही। बचपन में मार भी पड़ती है, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कहते कि नहीं हमारे माँ बाप को छोड़ दो, हम अलग रहेंगे या उनकी तरफ नहीं जाना। बैलेंस लेके चलें, उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट करें, वो आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट करे, अपनी लिमिटेशन खुद बनाए रादर देन कि आपको कोई बताए कि ये बात की लिमिटेशन है। शादी से पहले हर बंदा एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रह रहा होता है, एक डिफरेंट माइंडसेट में रह रहा होता है। जब दो रूहें अल्लाह जोड़ता है तो उन दोनों रूहों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना पड़ता है। इवन जब बच्चा घर में पैदा होता है तो माँ बाप उस बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी रूटीन को सेट करते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने आप को माँ बाप के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह जब शादी होती है तो हमें भी एक दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना है, वही ज़िंदगी आसान कर सकती है। अगर कभी आपको शौहर की बात बुरी लग जाए या शौहर को बीवी की बात बुरी लग जाए तो उसमें माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम खामोश हो जाए, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना कर रहे हो, और At the कुछ moment, टाइम हाँ। 10 मिनट 20 मिनट घंटा वेट करके जब वो अच्छे मूड में आ जाए फिर उसको वो बात रियलाइज़ कराएं, ताकि जब वो गुस्से में तो उस टाइम वो मज़ीद फ्लेयर अप होगी चीज़। तो इग्नोर करना सीखें, पॉजिटिविटी को एब्जॉर्व करें, नेगेटिविटी को जाने दें। इतनी सी ज़िंदगी है, ऐसे ही, लड़ाइयाँ झगड़ा ऐसे ही। करके क्या होगा, हंस खुशी करके गुजारें। सही सही। अच्छा, कोई भी प्रोफेशन, जैसे आपके साथ आपकी हर चीज़ में आपकी एजुकेशन जो है वो कनेक्टेड है, यस, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको ऑल्दो के आपकी बुकिश ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग से बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन बुकिश ट्रेनिंग भी आपकी प्रोफेशनलिज्म से ही निकाली गई है। लोग उन एक्सपीरियंसेस को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं जो उन्होंने बुक्स बनाई हुई हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुरानी थ्योरी क्यों ना हो, लेकिन वो एक टाइम पे थ्योरी यूटिलाइज होती थी। अभी देखें, हम अपने कुकिंग की अगर बात करें तो हम अपनी माओ को ऑब्जर्व करें ना, तो उनको पता होता था कि 5 किलो आटे का पैकेट जो है ना वो 10 दिन चलेगा या 5 दिन चलेगा। तो इट मीन्स उनको पार लेवल पता है। Exactly. हम अब पार लेवल पढ़ रहे हैं तो शी नोज कि अगर मेरा 5 दिन चल रहा है, हाँ। आधा पैकेट रह गया है तो मुझे नया पैकेट लेकर आना है। दैट इज़ पार लेवल जो अब हम किताबों में पढ़ रहे हैं। सही उस बात टाइम है। पे प्रैक्टिकली हो रहा था। शायद टाइटल या उसकी डेप्थ नहीं बताती हमें, लेकिन ऐसे ही हो रहा था। वेस्ट नहीं करते थे, गाजर के छिलकों से मुरब्बा बना लिया जाता था। हाँ, एग्जैक्टली। अब हम गाजर की पील को किसी और उसमें यूज़ कर यूज़ लेते कर हैं, हम लेते हैं। प्यूरीज बना लेते हैं। सही। तो मेथड्स तो वही है जो एंशिएंट टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं, अब उनको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। हाँ, अब थोड़ा साइंटिफिक हो गई हैं, थोड़ा टेक्निकलिटीज़ आ गई हैं, बट इट इज़ पैरेलल, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आप डिग्री के बगैर कुछ नहीं है, बुक्स के बगैर कुछ नहीं है, और बुक्स आपके बगैर कुछ नहीं है। अगर बुक्स पढ़ने वाला नहीं होगा तो बुक्स का क्या फ़ायदा। हाँ, और प्रैक्टिकल लाइफ में साथ साथ एजुकेशन ज़रूरी है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। सीरियसली, अभी जैसे आपको मैं कह रही थी, इंशाल्लाह यू विल बी वर्किंग विद मी।
पहली चीज़ ही जो मैं अपने इन्वेस्टर को बताती हूँ, SOPs। हाँ, वो SOPs हमें कहाँ से पता चलते हैं? बुक्स से पता बुक से चलते पता हैं। चलता है। SOPs इम्पॉर्टेंट क्यों है? आपकी लाइफ ईजी करता लाइफ है। इजी करता ERP सोल्यूशन क्यों यूज़ करते हैं? वो आपकी हर चीज़ को चैनलाइज करता है। Channelize आपको बैठ के करेगा। एक एक चीज़ का हिसाब किताब बिल्कुल, नहीं करना। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पार लेवल आप क्यों बनाते हैं कि आप ईज में आपको पता है इतना रह गया तो सामान ले और रन आउट नहीं होगे या बिल्कुल। ओवर सेल नहीं, ओवर बर्डन नहीं आ जाएगा सही। आपके ऊपर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को कहाँ देखती हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन फ्यूचर? आई थिंक पाकिस्तान, अगर हमारी, कहना तो मैं ये चाह रही थी कि विल बी ऑन टॉप, ख्वाहिश भी यही है कि विल बी ऑन टॉप। लोगों में पोटेंशियल बहुत है। बहुत है। देखिए हॉस्पिटैलिटी निकली कहाँ से है? हाँ, मैं अपने स्टूडेंट को ना ये ज़रूर बताती हूँ, हमारे इस्लाम का कल्चर है, बिल्कुल हमारे दीन का ऐसे है। कल्चर है। बिल्कुल ऐसे है। हॉस्पिटैलिटी पुराने ज़माने में सराय बनते थे, होटल कहाँ से निकले? अब इन्होंने फ्रांस से कनेक्ट कर दिए कि फ्रांस में ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। भाई हम, इस्लाम जब आया था ना, हाँ, तो जब काफ़िले एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो सराय होते सराय थे होती थी जहाँ पे exactly। लोग रेस्ट करते थे। Rest उन करते। सरायों में पहले चार दीवारी नहीं होती थी, एक लकड़ी के दो उस पे घास फूस से छत बनी होती थी। फिर उसमें किसी ने चटाई बिछा दी जो कि आज के ज़माने का बेड है। फिर उसमें किसी ने पानी की मुश्क रख दी पीने के लिए, ऐसे ही। मुश्क से घड़ा बन गया, घड़े से डिस्पेंसर बन गया। हमारा इस्लाम है भाई जो आ रहा है, बिल्कुल ऐसे तो ही। हमें तो टॉप पे होना होना चाहिए। और आई एम सो हैप्पी टू सी डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स पोस्ट एंड रील्स कि वो ऊपर लगाते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं और फिर वो नीचे कहते हैं इज दिस ट्रू? नो, पाकिस्तान इज द मोस्ट हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट कंट्री। यस, खर्च नहीं करने, इवन लिटरली नॉट बिकॉज कि वो गोरे हैं तो इसीलिए हम उनसे पैसे नहीं लेते, इट्स बिकॉज वी हैव दैट फीलिंग्स एंड जेस्चर इन आवर सेल्फ एंड इट इज़ इन बिल्ड फ्रॉम इस्लाम। हमारे घर मेहमान आते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि दो खजूर हुए तो एक उसको दो, एक उसको दो, खुद खाओ। ये क्या है? हॉस्पिटैलिटी है ना? रोटी एक है तो आधी उसको दो, आधी खुद खाओ। क्या है? हॉस्पिटैलिटी है। तो हमारा तो खून में है भाई, ब्लड में है। पाकिस्तान I wish needs to be on top of that. इंशाल्लाह, It needs to get recognized as the top hospitality country of the world. जैसे हम पाकिस्तानी कुजीन को रजिस्टर करवाने में कामयाब हुए, हम अपनी कुजीन को लेके जा रहे हैं। आई विश के मैं कोई ऐसा कलनरी इंस्टीट्यूट बना सकूं जहाँ पे मैं लेटेस्ट टेक्निक्स और वो चीज़ें सिखाऊं। भाई अभी गरीब हूँ, बाकी जो कॉलेजेस हैं वो परेशान ना हो, बिल्कुल अभी नहीं बना रही, बट यू नेवर नो, इन्वेस्टर मिल गया तो बना भी लूँगी। सो एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो कि टेक्निकलिटीज़ को सिखाए, जो फ्रांस में या कॉर्डन ब्लू में सिखाई जा रही हैं, जो स्काफा में सिखाई जा रही हैं। यहाँ पे पता हो कि हमने गैस्ट्रोनॉमी को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे वो इक्विपमेंट, ब्लास्ट फ्रीज़र बहुत कम लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं, जिनको उसका यूटिलाइज़ करना आता है, पता है। तो आई रियली विश एंड आई विश के इफ़ आपके इस माध्यम से, हिंदी बोल दिया मैंने, सॉरी भाई मेरी लैंग्वेज ना मिक्सचर है, भाई परेशान नहीं होना प्लीज़। तो कोई बात नहीं, वो पूरी फिल्में उर्दू में बना लेते हैं। यार हमने तो सिर्फ वर्ड यूज़ किया है। लिव्ड इन अमेरिका, आई लिव्ड इन लंदन, और मैं मिक्स कल्चर में रही हूँ, तो मेरी कुछ वर्ड्स कहीं और से आ जाते हैं, कुछ कहीं और से आ जाते हैं। आपको पता है लता मंगेशकर ने बकायदा उर्दू सीखी थी? यस, कि अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए। एग्जैक्टली। और वो हम उर्दू हम ऑन करते हैं ना उर्दू, तो आप देखें। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से हमें, हमारे साथ ऐसे लोग कनेक्ट हो, स्पेशली शेफ़ कम्युनिटी से, या अगर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कोई इन्वेस्टर है, कि वो हमारे साथ आएँ, जॉइंट हैंड विद अस, हमें सपोर्ट करें कि हम अपनी कम्युनिटी में वो टेक्निकलिटीज़ स्प्रेड कर सकें ऑन अ वेरी लो कॉस्ट, ताकि हर बंदा सीख सके। अच्छा, जो आपके शौक़ हैं, जो वो सारे एक जो है ना, वो एक आर्टिस्ट होता है ना, उसके अंदर होता है। म्यूज़िक का कितना शौक़ है? ओह, आई लव म्यूज़िक। अम्मा से गालियाँ पड़ेंगी सुनने के बाद, लेकिन आई लव म्यूज़िक। मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मेरा वॉल्यूम इतना तेज़ होता है कि मुझे आइटो साइटों पे गाड़ियों का ही नहीं पता चलता। और मैं घर में नहीं चलाती क्योंकि बरकत वैसे तो बाहर सुनने से भी ख़त्म होती है, लेकिन घर में मेरी कोशिश होती है कि मैं ना चलाऊँ बिल्कुल भी। बट गाड़ी में तो म्यूज़िक नहीं होगा तो मैं ड्राइव नहीं। किसको सुनती हैं वैसे? स्लो सुनती हैं, फास्ट सुनती हैं? नहीं, मैं ट्रांस सुनती हूँ। भाई मैं
नो ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन मैं सुनती ही ट्रांस मतलब आई कैन नॉट एक्टिवेट माई सेल्फ इफ द म्यूजिक इज़ नॉट फास्ट, और उसकी एक स्पेसिफिक बीट्स हैं जो कि ट्रांस में होती है ना, दैट गिव्स मी एनर्जी। मेरा थॉट प्रोसेस चलता ही उसके साथ है। और आई लव ड्राइविंग, मैं जब ड्राइव कर रही हूँ तो म्यूज़िक नहीं होगा तो मेरा थॉट प्रोसेस रुक जाता है। मेरी गाड़ी की लिटरली एक मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, सबा, मैं आपको मिलवाऊंगी कभी उससे। 2 दिन पहले हम ड्राइव कर रहे थे, उसको मैंने ऑफिस से पिक किया 2 या 3 दिन पहले, तो मुझे कहती है सायरा तुमने गाड़ी आहिस्ता चलानी शुरू कर दी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा म्यूज़िक नहीं चल रहा अभी चल रहा होता तो गाड़ी यूं जा रही होती। इस्लामाबाद से मोहब्बत कितनी है? पिंडी Yeah, इस्लामाबाद। I love Islamabad. I used to hate Islamabad. I don't know why. I hate myself for doing that now. लेकिन I love Islamabad. जो इस्लामाबाद में सुकून, अब तो खैर बहुत तबाह हो गया, लेकिन जो सुकून था इस्लामाबाद का, लंदन की शामें जो है ना वो इस्लामाबाद की शामों से बहुत मिलती है। और मैं इस्लामाबाद अगर शायद ना रहती तो मैं पाकिस्तान ना रह पाती कभी भी। इस्लामाबाद में बहुत अपनाइत फील होती है मुझे। ऑल्दो आई लव माई ओन सिटी बहावलपुर, लेकिन इस्लामाबाद, शायद मेरी शादी यहाँ पर हुई है, हस्बैंड यहाँ पर है, और जो मैंने सीखा है, जो मैंने अचीव किया है, मतलब पीपल ड्रीम फॉर दैट, वो सब मैंने इस्लामाबाद में किया है। तो आई रियली लव इस्लामाबाद। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सिटी। आई मेड अ लॉट ऑफ गुड कॉन्टेक्ट्स, गुड फ्रेंड्स, गुड कनेक्शंस हेयर, इंडस्ट्री वाइज, बिजनेस वाइज। तो आई लव दिस प्लेस। तो गोल्डन क्रेस्ट को ओपन करने की इस्लामाबाद में वजह ये भी कि आपकी नहीं, गोल्डन क्रस्ट तो एक्सीडेंटल हो, नॉट एक्सीडेंटल एक्चुअली, प्लानिंग तो थी, लेकिन गोल्डन क्रस्ट की नहीं थी। प्लानिंग थी मेरी कि मुझे टिपिकल चाइनीज़ फूड देना था, ओके क्योंकि वो मुझे खुद बहुत पसंद है एंड आई लव टिपिकल चाइनीज़ फूड। तो एक दिन हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे F11 में, औरम, तो उसके साथ एक शॉप खाली थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार चाइनीज़ का बनाते हैं यहाँ पे ना, और मेरे हस्बैंड के चाइना से बहुत डीप कनेक्टिविटी है, 12 साल वहाँ पे रह के एजुकेशन लिए भी, PhD भी वहाँ पे कर रहे हैं, तो मुझे चाइनीज़ फूड पसंद है, उसकी बहुत कनेक्टिविटी है। उसने कहा कि हाँ चलो चाइनीज़ करते हैं। वी वेंट देयर, वी चेक द शॉप, और फिर हमने बैठ के एस्टिमेट बनाना शुरू किया कि चाइनीज़ शेफ़ हमें कितने में मिलेगा, लाइक क्या सैलरी वगैरह एंड ऑल दैट। तो माई करंट पार्टनर, आई टुक हिम अलॉन्ग विद मी कि चलो चल के ना चेक करते हैं, उस जगह को देखो, आप मुझे बताओ कि चाइनीज़ के लिहाज से इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। वो उतर गए तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप चाइनीज़ का क्यों कर रहे हो, मेरा एक कज़न है वो बड़ी अच्छी बेकरी बनाता है, तो हम उसको साथ वो कर लेते हैं, ही द शेफ़ हिमसेल्फ। मैंने कहा अच्छा चलो, ये तो एक और अच्छा थॉट प्रोसेस है। उससे मुलाकात हुई, फिर बात आई गई होगी, 3-4 महीने गुजर गए, एंड वी जस्ट स्टार्ट पुटिंग आवर प्रोडक्ट ऑन इंस्टाग्राम रेंडमली। कोविड स्टार्ट हो गया। आपने शायद ये पहले भी जिक्र किया था कि आपका जो बेकर है हाँ, वो बहुत, मतलब आप उस पर बहुत ट्रस्ट करती हैं। हाँ, ही इज़ माई पार्टनर। ओके। तो हम लोगों ने, कोविड था तो इंस्टाग्राम पे हमने वैसी अपनी प्रोडक्ट बना के डाली। कुछ क्लाइंट्स थे पहले भी जिनको हम घर पे दे रहे थे, लेकिन वहाँ से हमें ऑर्डर्स आना शुरू हुए। अमेरिकन एम्बेसी पिक्ड अस अप फॉर देयर स्टॉल, और करते 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 माशाल्लाह ऑर्डर्स इतने हुए कि वी डिसाइडेड टू ओपन अप अ फैक्ट्री। मैंने अपने घर के नीचे वाले पोर्शन में फैक्ट्री को कन्वर्ट कर दिया। वहाँ से हम लोग अपना सप्लाई चेन मैनेज कर रहे थे। 3 साल हमने वो किया, नहीं 2 साल किया, एंड देन हमने कहा कि जगह देखते हैं, बेकरी का ही आउटलेट ओपन कर लेते हैं। तो वी फाउंड अ स्पेस इन F8। हम लोगों ने वहाँ पे बेकरी का डिस्प्ले बनाया। फिर बाहर जगह थी तो हमने कहा यार बाहर जगह है, कुछ किचन का इक्विपमेंट भी पड़ा हुआ था हमारे पास बाय चांस, एक्चुअली मेरे पार्टनर के पास पड़ा हुआ था। तो हमने किचन देखा, नीचे जगह हमारे पास ऑलरेडी थी, हमने वहाँ पे किचन सेट किया और गोल्डन क्रस्ट वजूद में आ गया। तो ये थीम कैसे, माशाल्लाह से आपका जो ये है ना बड़ा प्यारा और बड़ा डिफरेंट सा। असल में गोल्डन क्रस्ट इज़ एन ऑर्गेनिक फूड स्टोर। इट इज़ एन ऑर्गेनिक बेकरी एंड a natural cafe, not 100%, but 70-80% we try and get natural products for us.
तो जब ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ऑर्गेनिक का था, मैं चाहती भी थी कि मैं ऑर्गेनिक में कुछ करूं, लेकिन कभी वो इस तरीके से एग्जीक्यूशन की तरफ मेरे माइंड में नहीं आया। चाइनीज़ आ गया, लेकिन आई डोंट नो व्हाई ये नहीं आया, ये एक्सीडेंटल स्टार्ट हो गया। तो हमने कहा कि जब हमारा एक फूड ऑर्गेनिक उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमारा जो विजन है, मिशन है, वो ये है कि हम अपनी नेचुरल पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को लो कॉस्ट में मार्केट में सेल कर सकें, लोगों की अवेयरनेस इंक्रीज कर सकें, उनको बता सकें कि अच्छा खाना सस्ता भी मिलता है। यू डोंट हैव टू गो एंड बाय, नो ऑफेंस टू ऑल अदर बेकर्स जो ऑर्गेनिक सेल कर रहे हैं, मे बी योर कॉस्ट इज़ हाई, बट मैंने जो वर्किंग की, मेरी अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग मैंने लो कॉस्ट पे मैनेज कर लिया। तो वहाँ से हमने कहा कि जब हम ऑर्गेनिक हैं तो हमारी हर चीज़ को ऑर्गेनिक कनेक्टिविटी शो करनी चाहिए। तो हमने लेदर के पाउचेस किए, क्योंकि दिस इज़ एन ऑर्गेनिक मटेरियल। हमने वुड का सिलेक्शन किया बिकॉज दिस इज़ एन ऑर्गेनिक मटेरियल। हमने टाइल्स जो यूज़ की, दैट इज़ अगेन एन ऑर्गेनिक मटेरियल। हम रस्ट है, इक्विपमेंट है, वो तो वैसे ही आपका मेटल और उसमें है जो ऑर्गेनिक में आता है। तो हमने कोशिश की कि हम अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनिक में लेकर आएँ। प्लास्टिक और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हार्मफुल है, उसको हम अपनी बुक्स से निकाल दें और एक अच्छा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कैफ़े हो जहाँ पे हम टेस्ट दे रहे हो। आई डोंट वांट कि हमारा बिज़नेस किसी भी तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि हम पोल्यूशन या अनहेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। द ओनली अनहेल्दी प्रोडक्ट आई हैव इज़ कोक एंड पेप्सी, नो ऑफेंस, लेकिन है कस्टमर की डिमांड कस्टमर डिमांड है, रखनी पड़ रही है हमें। बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग आवर ओन कोक एंड 7 अप, नॉट कमर्शियल लेवल, लेकिन समथिंग क्लोजर वी विल डू इट फॉर हेयर। उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो यस, दिस इज़ द हिस्ट्री, दिस इज़ द रीज़न कि हमारी लैंड है, वहाँ से हमारे फ्लावर आ रहे हैं। हम अपनी क्रॉप्स को, अपने उन स्मॉल फार्मर्स को एक ट्रिब्यूट दे सकें इन टर्म्स ऑफ दिस के वी आर यूजिंग योर प्रोडक्ट, सो एवरीथिंग इज़ नेचुरल। हमारा फार्मर है, वो गाय पाल रहा है, भैंस पाल रहा है, उसकी स्किन कहाँ पे जाती है, किस तरह यूज़ होती है, वो किस तरीके से कन्वर्ट होकर टेबल पे आ रही है। ऑल्दो आई डोंट नो कि इफ इट्स अ गाय, भैंस और सम अदर प्रोडक्ट मटेरियल, बट it is a natural, made in Pakistan. Yeah, it is organic and it is made, it's all by hand. It's a handcrafted product. Even our knives and forks are handcrafted. Every single thing what we are using here, it's handcrafted. छोटा सा है, लगता नहीं कि इतनी इसमें एफर्ट हुई होगी, लेकिन अब देखो हमारा जो इवन छत है उस पर हमने जूट के बॉक्सेस बनाए, बिकॉज इट्स ऑर्गेनिक। सारा बहुत अच्छी गपशप रही आपसे, और इतने अच्छे इन्वायरमेंट में, और इतना अच्छा माशाल्लाह आपका एक तो सेटअप बहुत अच्छा है, बड़ा कंफर्टेबल है। और जो आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी है जिसमें हमारी जो मेन फोकस है वो यही है कि हम लोगों से, मतलब पाकिस्तान में कितनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं जो बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते कि हम निकलें दुनिया में, कुछ करें। बहुत लोगों के अंदर टैलेंट भी होगा। तो आज की जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपना रास्ता कैसे ढूंढें? आज की जनरेशन को मैसेज देने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे पास आए हो, टाइम निकाला। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, आई नो, रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट, उसकी एडिटिंग करना और किसी बंदे को उसमें लेकर आना, तो आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपना वो टाइम मेरे लिए निकाल सको। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। बहुत अच्छा लगा, आपसे हमेशा सीखने को मिलता है। और लोगों को मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हम कभी भी ना, ठीक है हम अपना एक्सपीरियंस करते हैं ज़रूर, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल पीछे होता है जो आपको आगे जाने पे मजबूर करता है। ऐसे ही है। तो आपने कुछ लोगों को देख के ही आप आगे आते हैं। मेरी सबसे बड़ी सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होता। ऑफ कोर्स पता, जो बंदा समझ लेना कि उसने सब कुछ सीख लिया तो उसका रुक गया, दैट इज एंड। आपका सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो मरते दम तक, इवन आफ्टर डेथ यू लर्न। आपकी रूह जब तक दफना नहीं देते ना, वो मंडला रही होती है, वो लर्न ही कर रही होती है। में जब तक क़यामत नहीं कायम होगी, एंड तक जो है वो हमारा चल रहा है। तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। और सबको जो मैं मैसेज दूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप को डिस्कवर करें सबसे पहले। डोंट जंप इनटू एनी प्रोफेशन बिकॉज समबडी एल्स वांट यू टू डू इट। ट्राई एंड आइडेंटिफाई अ प्रोफेशन और
एजुकेशन पाथ फॉर यू जो आपका इंटरेस्ट है। और पेरेंट्स को भी ये एडवाइस है कि अपने बच्चों को फोर्स नहीं करें force नहीं करें। कि वो उनकी यानी आपकी मर्ज़ी की चीज़ें पढ़ें, उनको वो करने दें जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं हम उसमें बहुत अच्छा एक्सेल अच्छा, करते बिल्कुल हैं, ऐसा। और जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले योर रूट जो आपने चूज़ करना है, जो रोड मैप आपने चूज़ करना है, दैट नीड्स टू बी द वन यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग इन। और फिर जो करें कभी उसको अधूरा ना छोड़ें। मुश्किल होगा, बार बार शायद गिरेंगे भी आप, दोबारा खड़े हों, दोबारा करें। अल्लाह मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता। अगर मैं कर सकती हूँ, यू नो द चैलेंजेस आई फेस, कोई भी कर सकता है। ब्रूसली कर सकता है तो सब कर सकते हैं यार। मेरी तो इंस्पिरेशन ब्रूसली है, मुझे वो तोड़नी है ईंटें, वो उंगली रख के जोक अपार्ट, आप मेहनत करें। और यंग जनरेशन स्पेशली, आप आपका जो टाइम है, अगर ये 2-3 साल आप मेहनत कर लेंगे ना, तो मेरी एज में आप अय्याशी कर रहे होंगे। और अगर आप अपने यंग टाइम में, जो अब आपका टाइम है, मेहनत नहीं करेंगे ना, तो आप सारा टाइम मेहनत ही करते रहेंगे और फिर आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो मेहनत करें, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। आजकल जो एक चीज़ लैकिंग है, जो मैंने नोट की है, कि हम टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, और हम पेरेंट्स की प्यार तो करते हैं लेकिन उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट एनी बडी who's around you and you have given you support even once in your life. Respect that, trust me, it will gonna come back to you. आपके हमेशा आपकी अच्छाई आपके पास वापस आती है और आपकी बुराई भी आती है। तो कोशिश करें, अच्छाई करें। एक हाथ से अगर कुछ दे सकते हैं, चाहे वो 10 रुपये क्यों ना हो, तो दे। किसी की मदद करें, किसी के लिए आसानी करें। किसी के लिए की गई आसानी आपके लिए बहुत आसानी करेगी। सो मेरी तरफ से तो यही मैसेज है। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज है। और ये बहुत ज़रूरत है इस वक्त हमें कि इस जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम कोई अच्छी बात, मतलब मैं चाहती हूँ हम पाकिस्तान का वो वाला चेहरा दिखाएं लोगों को जो एक बहुत खूबसूरत चेहरा, और पाकिस्तान का 90% चेहरा खूबसूरत है। सिर्फ हमने जो है ना उसको थोड़ा सा ना और ज़्यादा, हम समझते हैं कि हम ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हम फूड भी हमारा जो है ना दुनिया में जगह जगह पहुँच जाए। इंशाल्लाह हम करेंगे ना। कैप के प्लेटफॉर्म से, बिल्कुल बिल्कुल, अपने प्लेटफॉर्म से हम अपने फूड को दुनिया में पहुँचाएंगे। व्हेन वी हैव टेकन द इनिशिएटिव देन स्काई इज़ द लिमिट, एंड वी हैव टेकन द इनिशिएटिव। अहमद शफीक साहब ने इतनी मेहनत की है, 20 साल लगे पाकिस्तानी कुजीन को वर्ल्ड के मैप पे लाने में, और अब हम हैं, हमारे कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेक्स्ट टाइटल को अचीव करने में 20 साल नहीं लगाएं। ही वॉज वर्किंग अलोन, पता नहीं क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए होंगे। लोग बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते हैं उनको, बहुत बहुत कुछ बोलते हैं, मैं सुनती हूँ डिफरेंट लोगों की बातें, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि अलोन दैट पर्सन हैव अचीव्ड 25 आउटलेट्स ऑफ कॉथम रिकग्नाइज्ड बाय टॉप अथॉरिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। हमारा स्टूडेंट हर जगह पे जा रहा है। पाकिस्तानी कुजीन को दुनिया के मैप पे लाना कोई आसान काम है नहीं, इट्स नॉट इजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। जो अब हम लाइक वर्ल्ड लेवल के शेफ्स पाकिस्तान में आ रहे हैं culinary चैम्पियनशिप को विन करने, जज करने के लिए, हमें वो पुश कर रहे हैं कि जाओ जाके वर्ल्ड एसोसिएशन के साथ एसोसिएट हो। वो तो हमें प्लेटफॉर्म ही दे सकते हैं ना, हाथ पकड़ के तो कोई नहीं करा सकता। तो हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। एंड आई थिंक कि अगर आपके पास ये सपोर्ट आती है कि आपको कोई एक रास्ता ही दिखा देता है, चाहे हाथ नहीं भी पकड़ रहा, फॉलो दैट। मेरी तरह पीछे पड़ जाए, जैसे मैं शेफ सदाकत के पीछे पड़ी रहती हूँ, अब बताएं अब बताएं अब बताएं, वो घर जाए कहते हो कि कुड़ी में मथे पा ली है। सो यस, bye guys, I'll see you again in another podcast with them or either with someone else.